Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Ali from Aspire Group of Colleges, and this is the 14th lecture of English. Students, आज के इस लेक्चर में हम यूज़ ऑफ वर्ब को डिस्कस करेंगे. ये भी आपके फर्स्ट ईयर के पेपर में शामिल होता है और MCQs वाले हिस्से में, ऑब्जेक्टिव हिस्से में ये क्वेश्चन शामिल किया जाता है. ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आता है, एक सेंटेंस लिखा होता है, जैसे ये सेंटेंस है ही, उसके बाद ब्लैंक खाली जगह टू कॉलेज येस्टरडे, और यहाँ पर गो वाले वर्ब को सेट करना है, मतलब उसकी कौन सी फॉर्म आएगी. तो 4 ऑप्शंस आर गिवन, जैसे गो, गोज, गोइंग एंड वेंट, और हमें इसमें से फॉर्म को सिलेक्ट करना है. ये इस तरह से ये हमें एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दिया जाता है. बिफोर डिस्कसिंग एंड द यूज़ ऑफ वर्ब, फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स क्या हैं, वर्ब क्या होता है, ठीक है, और इसकी काइंड्स कितनी हैं, किस तरह से ये होता है, पहले हम इससे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले वर्ब क्या है. स्टूडेंट, वर्ब इज़ एक्चुअली एक्शन वर्ड्स, or you can say these are the words which tell us about the action or position of subject. हम ये कह सकते हैं कि वर्ब वो लफ्ज़ होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, मतलब सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में, उसके काम के बारे में, या फिर उसकी पोजीशन मतलब उसकी हालत के बारे में बताते हैं. बेसिकली वर्ब को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब्स वो वाले वर्ब्स हैं जिनके अंदर एक्शन पोजेस करता है, मतलब उनके अंदर ही हमें काम नज़र आता है. मिसाल के तौर पर देखिए, वर्ड्स हैं राइट, ईट, प्ले एंड कुक. हम जानते हैं कि ये वर्ड्स खुद अपने अंदर एक एक्शन पोजेस करते हैं. राइट से मतलब लिखना है, और लिखना एक एक्शन है. तो एक्शन वर्ब्स वो वाले वर्ब्स कहलाएंगे जिनके अंदर एक्शन मौजूद होता है. इसके अलावा वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, तो बिल्कुल एक्शन वर्ब का उलट होते हैं, इनके अंदर एक्शन पोजेस नहीं करता. आमतौर पर ये सब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी हालत बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स डू नॉट पोजेस एक्शन. एक बात तो ये हो गई कि इनके अंदर एक्शन नहीं होता है. दूसरी बात, दे टेल अस अबाउट स्टेट ऑफ बीइंग. जनरली ऐसा है कि वो हमें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताते हैं, हालत के बारे में बताते हैं. That's why they are also called state of being verbs. इन्हें state of being verb भी कहते हैं. इनमें जैसे शामिल हैं is, was, will be, have been. इसी तरह से हमारे पास मॉडल वर्ब्स भी होते हैं. ये लफ्ज़ बहुत कॉमन हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे may, might, can, could, must, out, would और should. इन्हें हम इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स कहते हैं. इन सारे वर्ब्स के बाद जो एक्टिवाइज में इस्तेमाल होते हैं, may, might, कैन, कुड और वुड और शुड, इन सब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. इसी तरह से ये मॉडल्स ऐसे भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि इनके साथ बी ऐड का वर्ड ऐड हो जाए. यूजुअली अगर इनके साथ एक्शन हो तो ये पैसिवाइज में इस्तेमाल होते हैं. मे बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, आउट बी, वुड भी और शुड भी. अगर ऐसी सूरत में इनके बाद वर्ब आ रहा हो तो फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी हम कहते हैं. ये था वर्ब का बेसिक इंट्रोडक्शन कि वर्ब क्या होता है, ठीक है, एक्शन वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, और इसी तरह से मॉडल वर्ब्स. स्टूडेंट्स, हम और तरह से भी इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि हमें इसकी फॉर्मेशन समझ आ जाए. तो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन्हें रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब में भी तकसीम किया जाता है, अलग अलग किया जाता है. रेगुलर वर्ब्स कौन से हैं? ये फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जिनकी 4 फॉर्मेशंस बनती हों, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कि ये रेगुलर वर्ब्स हैं. ये 4 फॉर्म्स कौन सी बनती हैं? जैसे सबसे पहली फॉर्म जिसे हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, इसकी एग्जाम्पल है प्ले. तो प्ले एक वर्ब है, PLAY, प्ले. तो ये इसकी पहली फॉर्म है जिसमें हमने स्पेलिंग की कोई चेंज नहीं की है, तो ये इसकी रूट फॉर्म या बेस फॉर्म कहलाएगी. इसी तरह से वर्ब की एस फॉर्म बनती है, और एस फॉर्म बनती है पहली फॉर्म में एस या ES ऐड कर देने से. इसी तरह से ING फॉर्म बनती है, और ये ING फॉर्म बनती है पहली फॉर्म में आमतौर पर ING ऐड कर देने से. एंड थर्ड फॉर्म बनती है
ईडी ऐड करने से। तो ऐसे सारे वर्ब जिनकी थर्ड फॉर्म बनती है या सेकंड फॉर्म बनती है ईडी ऐड करने से, वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। इनके पैरेलल होते हैं इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स की 5 फॉर्मेशंस होती हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 फॉर्मेशन। इनकी भी बेस फॉर्म है, जैसे राइट वर्ड, इनकी भी एस फॉर्म है, जैसे राइट्स वर्ड, इनकी भी आईएनजी फॉर्म है, जैसे राइटिंग वर्ड, और इनकी भी फॉस्ट फॉर्म है, जैसे रोड वर्ड, और इनकी थर्ड फॉर्म होती है जैसे रिटर्न। तो ये फ़र्क है रेगुलर वर्ब का और इरेगुलर वर्ब का। रेगुलर वर्ब की ईडी फॉर्म होती है और इरेगुलर वर्ब की ईडी फॉर्म नहीं होती है, और इरेगुलर वर्ब की मैक्सिमम 5 फॉर्मेशंस होती हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी वर्ब को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और दूसरे को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इन्हें भी एक दूसरे के पैरेलल देखते हैं। वो वाले ऑक्सिलरी वर्ब जिनके बाद एक्शन वर्ब आ रहा हो तो उन्हें हम कहते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसकी एग्जांपल है नीचे, ही इज़ राइटिंग एन ऐसे। यहाँ स्टूडेंट देखिए इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसके बाद एक्शन वर्ब आ रहा है राइटिंग, तो ये इज़ यहाँ पर कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। कि इसके पैरेलल देखिए, तो ऑक्सिलरी वर्ब इस तरह भी इस्तेमाल होते हैं कि उनके बाद एक्शन वर्ब ना आए। तो जब उनके बाद एक्शन वर्ब नहीं आएगा बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग होगी, तो उसी ऑक्सिलरी वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट, देखिए इसके बाद आ स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो आ स्टूडेंट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग, इस वजह से इज़ यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्शन वर्ब आते हैं और लिंकिंग वर्ब के बाद एक्शन वर्ब नहीं होते हैं, आमतौर पर उनके बाद स्टेट ऑफ बीइंग होती है। इसी तरह से स्टूडेंट आपको यूज़ ऑफ वर्ब में एक्टिवाइज और पैसिवाइज का डिफरेंस भी याद रखना है। तो ऐसे एक्टिवाइज और पैसिवाइज का डिफरेंस याद रखने के लिए आपको ये पॉइंट हेल्प करेंगे कि आप उसे किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि अगर हम अपने सेंटेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, मतलब सबसे पहला हिस्सा सब्जेक्ट, उसे अलहदा कर लें और बाकी हिस्से को अलहदा कर लें, जिसे हम वर्ब कह सकते हैं, तो 2 हिस्से ये बनेंगे, ठीक है। तो जैसे पूरा सेंटेंस एक इंफॉर्मेशन होता है, तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हो वो हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है, और जो इंफॉर्मेशन हो वो हिस्सा वर्ब कहलाता है। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो सबसे पहला वर्ड है जिसे हमने सब्जेक्ट कहा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है, अगर तो वो सब एक्शन को परफॉर्म करेगा तो ये एक्टिवाइज होगा, और अगर वही सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा तो वो पैसिवाइज होगा, ठीक है। इस नीचे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ही पनिश द स्टूडेंट यस्टरडे, यहाँ पर उसने किसी स्टूडेंट को सज़ा दी, तो सज़ा देना एक्शन को परफॉर्म करना है। और इसी के पैरेलल है ही पनिश बाय द टीचर, उसे उस्ताद से सज़ा मिली, मतलब उसने सज़ा को रिसीव किया है, एक्शन को रिसीव किया है, तो ये पैसिवाइज होगा। तो जब सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करे तो वो एक्टिवाइज है, और जब सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करे तो वो पैसिवाइज है। ये आपने इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है एक्टिवाइज और पैसिवाइज। एक और बात जहन में रखिएगा, नेचर ऑफ वर्ब। बाज़-औक़ात वर्ब की नेचर इस तरह से होती है कि वो सिर्फ एक्टिव में इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर वो सिर्फ पैसिव में इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर देखिए डाई वर्ब, जिससे मतलब होता है मरना, ये आमतौर पर सिर्फ एक्टिव में इस्तेमाल होता है। जैसे कायदे आज़म डाइड, ठीक है, मरना। अगर मारना वाली सेंस हो तो आप जानते हैं हम किल या मर्डर वाला वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स के डाई की नेचर इस तरह से है, ये एक्टिव में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कुछ की नेचर इस तरह से होगी कि वो सिर्फ पैसिवाइज में इस्तेमाल होंगे। जैसे जब हम बॉर्न से मतलब लेते हैं पैदा होना, तो ये हमेशा पैसिवाइज की सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे कायदे आज़म वॉज बॉर्न, अगर हम इसे एक्टिव में इस्तेमाल करें तो इसकी पहली फॉर्म बेयर मतलब देती है जन्म देने का, जो जुमले की स्टेटमेंट को गलत बना देता है। तो स्टूडेंट्स एक्टिवाइज पैसिवाइज, जब सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करे तो वो एक्टिवाइज है, और जब सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करे तो वो पैसिवाइज है। एक दफ़ा दोबारा अपनी असल टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने ये देखना है कि यहाँ पर हमें वर्ब किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर वर्ब को असेस करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास आमतौर पर 2 तरीक़ाकार होते हैं जिनकी मदद से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक है सिग्नल वर्ड्स, कुछ इस तरह के लफ्ज़ होते हैं सेंटेंस के अंदर जो हमें मदद करते हैं वहाँ तक पहुँचने में। और दूसरी चीज़ है कम्बिनेशन,
हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कम्बिनेशन, हेल्पिंग वर्ब के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल। एक चीज़ दी है, हेल्पिंग वर्ब दी है, फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं दिया, तो जो चीज़ दी होती है, जो गिवन होते हैं, हम उससे दूसरी चीज़ को जज करते हैं। ये फिनोमिनन कहलाता है कम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब। स्टूडेंट, आज हमें सिर्फ डिस्कस करना है पास्ट टेंस को। तो मैं पास्ट टेंस के हवाले से आपको बताऊंगा कि इसके कौन से सिग्नल वर्ड्स हैं या कौन से कम्बिनेशन है, और हम किस तरह से पास्ट वाले टेंसेस का करेक्ट वर्ब जो है वो असेस कर सकते हैं। देखिए, एक इसका सिग्नल वर्ड है अगो। जिस भी सेंटेंस के साथ, जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड अगो आएगा तो हम फ़ौरन से समझ लेंगे ये पास्ट है, और हम पास्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे। जैसे हिज फादर, यहाँ पर खाली जगह है, 5 years अगो, इस सेंटेंस में अगो आ गया तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमें पास्ट वाले ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। डाई, डाइज, डाइड और डाइंग में ये पास्ट वाला ऑप्शन है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है जो ये है, तो यहाँ पर ये डाइड वाला ऑप्शन सही होगा। तो अगो ने हमारी हेल्प की, ये हमें समझाया कि ये पास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से स्टूडेंट, वर्ड है यस्टरडे। जिस स्टेटमेंट में यस्टरडे का वर्ड इस्तेमाल होगा वो स्टेटमेंट भी पास्ट की होती है। जैसे शी, इसके बाद खाली जगह है, टू मार्केट यस्टरडे। ये यस्टरडे हमें समझा रहा है कि स्टेटमेंट को पास होना चाहिए। गिवन ऑप्शन है वेंट, गोज, गोइंग और गो, और इनमें से पास का ऑप्शन है वेंट। ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट वन, लास्ट। लास्ट भी इंडिकेटर होता है पास्ट का, जैसे लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह से इस वर्ड का इस्तेमाल होना। हिज फादर डाई 5 years अगो, इसमें देखिए अगर यहाँ वर्ड आ जाता है 5 years अगो की बजाय लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ विल इंडिकेट दिस शुड बी पास्ट टेंस। तो वो पास्ट किस तरह से होगा? डाई, डाइज, डाइड एंड डाइंग। डाइड इसमें से पास्ट है। तो इस तरह से कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं जो हमें पास्ट तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, जिन्हें हमने डिस्कस किया। अगो जहाँ कहीं आएगा स्टूडेंट वो पास्ट होगा, जहाँ कहीं यस्टरडे लिखा होगा वो सेंटेंस भी पास्ट होगा, और जहाँ कहीं लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर जैसे वर्ड्स आएंगे वो भी पास्ट वाला वर्ब वहाँ पर ठीक होगा। अब देखते हैं इनके कम्बिनेशन। सबसे पहले हम देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस का कम्बिनेशन। पास्ट कंटिन्यूस ये होता है कि इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, और इनके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर इनमें से एक चीज़ हमें दी हुई है, मिसाल के तौर पर वॉज वर्ड दिया हुआ है, एक्टिवाइज है, और उसके बाद हमने वर्ब की फॉर्म को देखना है कि कौन सी आएगी, तो वॉज वर्ड हमारी हेल्प करेंगे ये जानने में, ये असेस करने में कि यहाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। और दूसरी बात, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए हुए, तो ये आईएनजी फॉर्म हमें समझाएगी कि यहाँ वॉज और वर आना है। तो इस तरह से ये कम्बिनेशन हमारी हेल्प करते हैं असल फॉर्म तक जाने में। ठीक है, इनके नेगेटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव हैं जैसे वॉज वर के बाद नॉट इस्तेमाल होना, और इनके इंट्रैगेटिव भी होते हैं, सवालिया भी होते हैं, वॉज वर का सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होना और बाद में उसी तरह से आईएनजी फॉर्म आएगी। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल है, द प्लेयर्स वर प्लेइंग क्रिकेट। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ पर अगर यूज ऑफ वर्ब सेट करना हो तो ये दो तरीके कैसे होते हैं। द प्लेयर्स वर प्ले क्रिकेट, देखिए प्ले को पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, तो ये वर हमें बताएगा कि यहाँ पर प्लेइंग ठीक है, क्योंकि वॉज वर के बाद यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का कम्बिनेशन बनता है। तो प्लेइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द प्लेयर्स बी प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे। इसमें देखिए आईएनजी फॉर्म तो गिवन है, फॉर्म तो दे दी गई है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जज करना है। तो हम गिवन ऑप्शन से देखेंगे कि यहाँ पर पास्ट का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो इज प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है आर बी, और विल बी फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है। तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है वर। ये है हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब कम्बिनेशन जो हमें करेक्ट फॉर्म तक पहुँचने में हेल्प करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस की तरह पास्ट कंटिन्यूस का पैसिवाइज भी है। पास्ट कंटिन्यूस के पैसिवाइज में वॉज वर्ब के साथ बीइंग आ जाता है, और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है। डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया हुआ है कि एक्टिवाइज और पैसिवाइज का डिफरेंस कैसे होता है। याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो एक्टिवाइज होता है, और जब सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा हो तो वो पैसिवाइज होता है। देखिए इसकी एग्जांपल, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम, ये एक पैसिवाइज सेंटेंस है।
ठीक है, तो किस तरह से सेट हो सकता है क्वेश्चन में, क्रिकेट वॉज बीइंग और प्ले को पैरेंथेसिस में लिखा हो तो वॉज बीइंग से पता चलेगा यहाँ थर्ड फॉर्म आनी है, या फिर क्रिकेट बी प्लेड थर्ड फॉर्म दी हो और बी हमें समझाएगा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आना है। ये पास कंटिन्यूस के बारे में था। इसी तरह से पास परफेक्ट भी है, पास परफेक्ट का कम्बिनेशन है, यहाँ हैड के बाद थर्ड फॉर्म आनी है। तो बाकी फॉर्मेशंस गलत होंगी, तो हैड और थर्ड फॉर्म का कम्बिनेशन होता है, नेगेटिव हो तो नॉट आता है, अगर इंटेरोगेटिव हो तो फिर हैड सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। इसकी एग्जांपल से भी हम समझ लेते हैं, द स्टूडेंट हैड रिटन एन ऐसे, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, ये कम्बिनेशन है। तो ऐसा हो सकता है हैड दिया हो, राइट जो है पैरेंथेसिस में हो तो थर्ड फॉर्म सही होगी, या फिर रिटन दिया हो और बी पैरेंथेसिस में हो तो फिर हमें पता करना है कि यहाँ पर हैड सही होगा जो पास का कम्बिनेशन है। स्टूडेंट इसका पैसिव वाइज इस तरह से होगा, हैड बीन और हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म, और अगर नेगेटिव हो तो हैड के बाद नॉट आएगा, फिर बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म, अगर इंटेरोगेटिव हो तो हैड ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा, उसके बाद बीन और थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे ये एग्जांपल है, एन ऐसे हैड बीन रिटन बाय स्टूडेंट। देखिए ऐसा हो सकता है कि हैड बीन गिवन हो, राइट पैरेंथेसिस में लिखा हो तो थर्ड फॉर्म करेक्ट फॉर्म होगी, रिटर्न दिया हो बी पैरेंथेसिस में लिखा हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब देखना होगा, तो हैड बीन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पास परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वाइज में, और हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वाइज में। नेक्स्ट कम्बिनेशन है पर पास इंडेफिनेट के लिए। पास इंडेफिनेट में स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट और डिड नॉट के बाद पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जब सवालिया बनाते हुए डिड का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद भी पहली फॉर्म आती है। ये इस तरह से हो सकता है, द चिल्ड्रन वॉच टीवी यस्टरडे, यस्टरडे हमें बता रहा है इसे पास में होना चाहिए, तो हम देखेंगे कि वॉच में गिवन ऑप्शंस में से पास कौन सा है, तो वॉच इसका सही ऑप्शन होगा। स्टूडेंट द नेक्स्ट इज द कम्बिनेशन फॉर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाइज। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाइज होता है वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, नेगेटिव बन सकता है वॉज वर्ब के बाद नॉट फिर थर्ड फॉर्म, और इंटेरोगेटिव हो सकता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से पहले वॉज वर्ब और उसके बाद थर्ड फॉर्म। ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। इसका सेंटेंस है टीवी वॉज वॉच बाय चिल्ड्रन येस्टरडे, ये एक पैसिव वाइज सेंटेंस है। इसका सवाल इस तरह से बन सकता है, टीवी वॉज दिया हो और वॉच जो है वो पैरेंथेसिस में लिखा हो तो हम इसकी थर्ड फॉर्म करेक्ट करेंगे। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि पैरेंथेसिस में हमें हेल्पिंग वर्ब देखना हो तो वॉज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अगर थर्ड फॉर्म गिवन है। स्टूडेंट्स लास्ट कम्बिनेशन इज अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये कम्बिनेशन होता है, हैड बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। आईएनजी फॉर्म हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास फ़र्क होता है कि यहाँ सिंस और फॉर के साथ टाइम आता है। जब भी सिंस और फॉर के साथ टाइम होगा तो हम समझ लेंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ये कम्बिनेशन है। नेगेटिव हो तो हैड के बाद नॉट आता है, फिर बीन और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, और इंट्रोगेटिव हो तो हैड पहले आता है सब्जेक्ट से पहले, फिर बीन और फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग प्लांट सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग ने हमें ये बता दिया कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो अगर हैड बीन गिवन है तो हम वाटर की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, और अगर वाटरिंग गिवन है तो यहाँ फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे हैड बीन। ये तरीकाकार है इसको जांचने का, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कम्बिनेशन को। तो हमें पास्ट में ये देखना है कि ये किस तरह से हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि ये पास्ट टेंस सीक्वेंस में भी इस्तेमाल होता है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से ये मतलब है एक से ज़्यादा दफ़ा वर्ब आ रहा हो और वो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल हो रहे हों। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से होता है कि कंपाउंड सेंटेंस में दो दफ़ा वर्ब आ रहा हो, तो अगर हमारे पास पहली क्लॉज मतलब पहले वाला सेंटेंस वो अगर पास्ट टेंस में है, तो पहले वाला हिस्सा अगर पास्ट टेंस में है तो याद रखिएगा कि दूसरा हिस्सा भी हमेशा पास्ट टेंस में होता है। जैसे ये देखिए एग्जांपल है, ही सेड दैट ही इज़ कमिंग टू लाहौर। ही सेड, ये एक हिस्सा ये है जिसमें हमें ये पता चल रहा है ये पास्ट है, और दूसरे हिस्से में ही इज़ कमिंग टू लाहौर ये गलत होगा, हमें इसे भी पास्ट में चेंज करना होता है, तो ये पास्ट में सही होगा।
बिल्कुल इसी तरह से फ्यूचर में अगर पहला हिस्सा पास्ट है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में, और दूसरा हिस्सा फ्यूचर है, तो ये भी गलत है, इससे भी हमें पास्ट में चेंज करना होगा। तो किस तरह से करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो वो सही होता है। देखिए ये करेक्ट होगा, ही वॉज कमिंग टू लाहौर, तो हम प्रेजेंट वाले हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में चेंज कर देंगे। इसी तरह से ये कैसे चेंज होगा, फ्यूचर के लिए आसान है कि आप विल शेल को वुड में चेंज कर दें, तो ये इसका पास्ट बन जाता है। अब सेकंड देखिए, कम्बिनेशन ऑफ पास्ट टेंसेस, पास्ट के साथ पास्ट का इस्तेमाल होना। देखिए अगर सेंटेंस इस तरह से है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच, यहाँ पर दो वर्ब थे, एक पेशेंट का मरना, दूसरा डॉक्टर का पहुंचना। अगर इस फॉर्म में है तो याद रखिए जो बिफोर वाला सेंटेंस होता है ये पास्ट इंडेफिनेट होगा, बिफोर के बाद वाला ये पास्ट इंडेफिनेट होगा, और जो हिस्सा पहले आया ये वाला हिस्सा ये पास्ट परफेक्ट में होगा। ये कम्बिनेशन बनेगा। ये कम्बिनेशन होता है, या फिर दूसरा कम्बिनेशन होता है पास्ट इंडेफिनेट के साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे नीचे सेंटेंस है, व्हेन आई एंटर्ड द रूम ही वाज वाचिंग टीवी। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए व्हेन आई एंटर्ड ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो इसके साथ दूसरा कम्बिनेशन बनेगा पास्ट कंटिन्यूस। तो याद रखिए कि पास्ट के सीक्वेंस में पास्ट ही का टेंस आता है, प्रेजेंट या फ्यूचर वहाँ पर गलत होंगे। स्टूडेंट्स आखिरी बात, आप यही पास्ट टेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आप आसानी के लिए ये बात समझ लें, जिन सेंटेंसेस में इफ़ का इस्तेमाल होता है, इफ़ कंडीशन वाले सेंटेंस, जैसे अगर वो मेहनत करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। तो दो तरह के सेंटेंसेस इस तरह के हैं जो पास्ट में भी होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। उनमें से एक ये है कि अगर इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, इफ़ क्लॉज, तो मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होती है, लेकिन उसमें वुड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है, जैसे इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। देखिए स्टूडेंट जो इफ़ वाली क्लॉज है ये पास परफेक्ट में है, ठीक है, और दूसरी क्लॉज में वुड हैव के साथ पास आएगा, मतलब थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म ये इफ़ वाली क्लॉज होती है, और मेन क्लॉज में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ये इस वाली क्लॉज में होता है। अगर ये इनमें से एग्जामिनर किसी को भी पैरेंथेसिस में लिख सकता है, हो सकता है यहाँ पर वुड हैव ना लिखा होता और पैरेंथेसिस में सिर्फ होता पास, लेकिन करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पैरेंथेसिस में लिखा होता, यहाँ एग्जामिनर सिर्फ वर्क लिख दे और वो पैरेंथेसिस में हो। तो हमें याद रखना है इफ़ वाली क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगी हैड के बाद थर्ड फॉर्म, और जो दूसरी क्लॉज है मेन क्लॉज वहाँ पर वुड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे वुड हैव पास्ट। एक और पास्ट की कंडीशन है वो इस तरह से होती है, इफ़ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होती है, और जो दूसरी क्लॉज है मेन क्लॉज वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है वुड के यूज़ के साथ। मिसाल के तौर पर ये देखिए, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ़ ही वर्कड हार्ड, इफ़ क्लॉज जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दूसरी क्लॉज होगी वुड के साथ पहली फॉर्म। ये इस तरह से इसे हम ठीक करेंगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस हमने इसमें देखे कि पास्ट वर्ब किस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। अब तक हमने पास्ट टेंसेस में तीन चार मुख्तलिफ तरह से हमने देखा है पास्ट का यूज़। सबसे पहले हमने ये देखा कि पास्ट में इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे अगो, यस्टरडे और लास्ट वाला वर्ड। फिर हमने उनका कम्बिनेशन देखा कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आती है, और फिर उसके बाद हमने देखा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में पास्ट अगर वर्ब हो तो वो दूसरे वर्ब किस तरह से उसमें चेंज होते हैं। आमतौर पर पास्ट के साथ पास्ट आता है। आखिर में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस देखे कि कंडीशनल सेंटेंसेस में पास्ट वर्ब किस तरह से इस्तेमाल होता है। एक बात ये भी याद रखिए कि वुड दैट के बाद जहाँ कहीं वुड दैट इस्तेमाल होता है उसके बाद वर का इस्तेमाल किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। वुड दैट काश को जाहिर करता है, तो वुड दैट के बाद जो कम्बिनेशन होंगे वो वर वाला वर्ब वहाँ पर ठीक होगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब एक्सेप्टेबल नहीं है, वो गलत होंगे। तो स्टूडेंट लास्ट में ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आपने नोट करना है, और जो बातें मैंने आपको समझाई हैं इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब को अपने ढूंढना है कि कौन सा वर्ब ठीक है।
तो अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।